आज हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं, उसके बाद चैप्टर के नेम पर आते हैं। तो एक चीज़ है कि कोई भी मैकेनिकल सिस्टम जब जो है बनाया जाता है या फिर जब शुरुआत किया जाता है डिज़ाइन करने के लिए, कोई भी मैकेनिकल सिस्टम, तो होता क्या है, अब इस पे डिफरेंट पार्ट्स लगे होंगे। ठीक है, और जब हम डिज़ाइन करते हैं तो जब ऑपरेटिंग कंडीशन में जब इसको लाया जाता है शुरू में इनिशियली, तो हमको क्या देखने को मिलता है? हमको देखने के लिए ये मिलता है कि बहुत ज़्यादा नॉन स्मूथनेस है, यानी स्मूथ है ही नहीं। इंजन का ऑपरेशन या फिर मैकेनिकल सिस्टम का ऑपरेशन स्मूथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें डिफरेंट पार्ट्स लगे होते हैं। ठीक, अलग अलग जगहों पर मासेज लगे होते हैं जगह जगह पर। तो उन मासेज के वजह से क्या होता है? ड्यू टू मासेज क्या होता है? और ये मासेज किस कारण? क्योंकि मैकेनिकल सिस्टम हमेशा मूव करेगा, यानी कोई न कोई मोशन इसमें होगा। तो ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि जब मास में मोशन होता है तो इनर्शिया के कारण क्या होता है? फोर्सेज आते हैं, जिसके कारण क्या होता है? इसमें नॉन स्मूथनेस आता है। ठीक है, या इसको अनबैलेंस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा चीज मैकेनिकल सिस्टम में हम क्या देते हैं? कोई न कोई इनपुट देते हैं। क्या देते हैं? इनपुट देते हैं, इनपुट पावर देते हैं, इनपुट पावर, और ये ट्रांसफॉर्म करता है आउटपुट पावर में, आउटपुट पावर में। तो एक चीज की मासेज के कारण अनबैलेंस क्रिएट होता है या फिर नॉन स्मूथनेस क्रिएट होता है इस मैकेनिकल सिस्टम के ऑपरेशन में। दूसरा होता है ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पावर। अब इनपुट और आउटपुट पावर में वेरिएशन भी होता है। जैसे आईसी इंजन में हमेशा पावर एक जैसा थोड़ी मिलता है, केवल पावर स्ट्रोक में मिलता है या एक्सपेंशन स्ट्रोक में मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है? इनपुट और आउटपुट का क्या होता है? वेरिएशन होता है। तो उसके कारण भी क्या होता है? ड्यू टू इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर क्या होता है? जो है नॉन स्मूथनेस आता है। क्या आता है? नॉन स्मूथनेस, यानी हमारा मैकेनिकल सिस्टम स्मूथली ऑपरेट नहीं करता है, यानी एक जो है कांस्टेंट स्पीड पर ऑपरेट नहीं करता है। तो इसमें देखिए ये जो आता है ड्यू टू इनर्शिया का जो है वो अनबैलेंस हम पढ़ते हैं, यानी इस स्मूथनेस को, मतलब नॉन स्मूथनेस को, इसके कारण जो नॉन स्मूथनेस आता है उसको हम पढ़ते हैं किसमें? बैलेंसिंग में। इसमें जो है बैलेंसिंग में हम कम करने का प्रयास करते हैं, नॉन स्मूथनेस को कम करने का प्रयास करते हैं, यानी स्मूथ बनाने का प्रयास करते हैं। तो वो कौन सा चैप्टर होता है हमारा? बैलेंसिंग कहलाता है। ठीक है, मासेज के कारण। और ये इस नॉन स्मूथनेस को जब स्मूथ करने की कोशिश करते हैं, अब इसके कारण जो होता है फ्लक्चुएशन स्पीड में आता है। अब स्पीड में फ्लक्चुएशन आता है तो इसको कैसे करते हैं? तो इसके दो मीन्स है, एक है फ्लाईव्हील के द्वारा, दूसरा है गवर्नर। क्या है? गवर्नर। तो हमको गवर्नर जो है नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है। पढ़ना क्या है? फ्लाईव्हील। ठीक है, तो फ्लाईव्हील इनपुट और आउटपुट पावर में जब फ्लक्चुएशन होता है तो इंजन के स्पीड में भी फ्लक्चुएशन होता है, और उस फ्लक्चुएशन को कम करने की हम लोग कोशिश करते हैं, कम करने का ट्राई करते हैं। चाहते हैं कि एक जो है स्मूथ ऑपरेशन हो, यानी जो है एक जो है वेलोसिटी हो, इसमें जो पार्ट्स हैं वो क्या करें? कांस्टेंट वेलोसिटी पर या कांस्टेंटली मूव करे, कांस्टेंट वेलोसिटी पर मूव करे या कांस्टेंट आरपीएम पर मूव करे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर? फ्लाईव्हील। ठीक है, और इसमें बैलेंसिंग पढ़ने से पहले, बैलेंसिंग आप तब तक नहीं पढ़ पाएंगे जब तक आप डायनेमिक्स ऑफ मशीन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है,
डायनेमिक्स ऑफ मशीन जब आप नहीं पढ़ तब तक नहीं पढ़ पाएंगे जब तक आपको काइनेमेटिक एनालिसिस नहीं आएगा, ठीक है। काइनेमेटिक एनालिसिस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एनालिसिस जब तक नहीं आएगा आप डायनेमिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, और डायनेमिक्स नहीं आएगा तो बैलेंसिंग नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आपके लिए फ्लाई व्हील। कौन सा चैप्टर? फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील हिंदी में इसको बोलते हैं गतिपाल पहिया। क्या बोलते हैं? गतिपाल पहिया, ठीक है, गतिपाल पहिया। अब जो है नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, एक व्हील है। एक व्हील की तरह होता है जो फ्लाई करता है, यानी एक तरह से मोशन करता है, ठीक है। तो ये क्या है? एक तरह से एक व्हील है, ठीक है। तो फ्लाई व्हील का डिफिनीशन या वर्क इसका एक ही साथ दे देते हैं और क्या बताते हैं कि फ्लाई व्हील क्या है। फ्लाई व्हील एक डिवाइस है जो व्हील की तरह होता है, और इसका क्या करता है, ये फ्लाई व्हील क्या करता है? चूंकि नोट्स आपको दिए जाएंगे इसीलिए हम जो है पूरा लिखवाते हुए नहीं चल रहे हैं, जो की पॉइंट्स है उनको समझाते हुए और बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है अब हम जानते हैं कि क्रैंकशाफ्ट क्या करता है। फ्लाई व्हील किस पर लगा होता है? क्रैंकशाफ्ट पर। अब क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है, तो ये क्या करता है? ये करता है कंट्रोल। ये क्या करता है? फ्लाई व्हील। तो फ्लाई व्हील एक जो है क्या है? एक व्हील की तरह। फ्लाई व्हील एक डिवाइस है जो व्हील के फॉर्म में होता है और क्या करता है? यह कंट्रोल करता है वेरिएशन ऑफ स्पीड को। क्या करता है? वेरिएशन ऑफ स्पीड ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ए क्रैंकशाफ्ट। यहाँ जो है ध्यान देने वाली बात है ईच साइकिल, क्योंकि ईच साइकिल क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक साइकिल में क्या करता है? वेरिएशन ऑफ स्पीड यानी गति परिवर्तन को क्या करता है? ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान। प्रत्येक चक्र के दौरान किसी क्रैंकशाफ्ट के ये क्या करता है? वेरिएशन ऑफ स्पीड को कंट्रोल करता है, यानी गति परिवर्तन को नियंत्रित करता है। इसका काम यही है। इसी को तो बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं फ्लाई व्हील, ठीक है। अब ईच साइकिल यहाँ बहुत मस्त है, क्योंकि हर साइकिल में ये वेरिएशन ऑफ स्पीड को कंट्रोल करता है। और जब आप ईच साइकिल नहीं लिखेंगे, अगर कई साइकिल में आ जा रहा है तो वहाँ गवर्नर होता है। तो वो गवर्नर का काम होता है जो एवरेज स्पीड को जो है कंट्रोल करता है, तो वो कई साइकिल में स्पीड को। और इस फ्लाई व्हील का क्या है? ईच साइकिल, हर एक साइकिल में मतलब एक रिवॉल्यूशन में जो फ्लक्चुएशन आ रहा है स्पीड को, उस पूरे एक रिवॉल्यूशन में कंट्रोल करने का प्रयास करता है, ठीक है, और करता भी है ह्यूज अमाउंट में। अब क्या होता है, ये कैसे कंट्रोल करता है? अब इसका डायमेंशन ऐसा बनाते हैं, सूटेबल डायमेंशंस का बनाते हैं कि इसका जो होता है उसी स्पीड पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब कोई रोटेटिंग पार्ट है, ठीक है, कोई रोटेटिंग मास है, तो जाहिर सी बात है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ना कुछ होगा। ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये कौन सा? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो आप एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया पढ़ते हैं वो नहीं, ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको क्या कर देता है? बहुत ज़्यादा रोटेटिंग पार्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। फ्लाई व्हील यही काम करता है। और एक्चुअली में इसी तरह से जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ा देता है, और एक क्या काम करता है? रिजर्वायर ऑफ एनर्जी का काम करता है, एक ऊर्जा स्रोत का काम करता है, ठीक है, एक ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करता है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप जानते ही हैं, द्रव्यमान वाला है ये, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये। और क्या काम है, क्या काम है इसका, फ्लाईव्हील का ऐसे ऑपरेट कैसे करता है कि जब हमको, अभी हमने बताया इनपुट और आउटपुट, तो आउटपुट में हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो स्पीड रहे वो कांस्टेंट बनी रहे। तो जब हमारा इनपुट, ठीक है, इनपुट पावर दिया जा रहा है वो ज़्यादा है, जब इनपुट पावर ज़्यादा है, ठीक है, जब इनपुट पावर ज़्यादा है आउटपुट पावर से, तो आउटपुट पावर का मतलब जो हम डिजायर, हमको जो जितनी आवश्यकता है, ठीक है ना, रिक्वायर्ड पावर, यानी आवश्यक शक्ति से, जब आवश्यक पावर से ज़्यादा इनपुट पावर होता है, यानी इनपुट जो दे दिया जाता है इंजन को, किसी इंजन को, ठीक है ना, ये इंजन की क्योंकि इंजन में लगा होता है फ्लाईव्हील, तो किसी इंजन को इनपुट पावर जब ज़्यादा दे दिया जाता है आउटपुट पावर की तुलना में, तो फ्लाईव्हील क्या करता है, फ्लाईव्हील उस एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सॉरी, ये क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, इसको कहते हैं संचित कर लेता है। क्या कर लेता है, संचित कर लेता है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद अगर जो इनपुट पावर कम है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनपुट पावर हम कम ही इनपुट दे पा रहे हैं, इनपुट पावर हम जो है ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं, और आउटपुट पावर हमको ज़्यादा चाहिए, यानी रिक्वायर्ड जो पावर चाहिए वो हमको ज़्यादा चाहिए। यानी रिक्वायर्ड पावर हमें ज़्यादा चाहिए। उस कंडीशन में ये क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है, एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। तो एब्जॉर्ब्स, रिलीजेज, यानी एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है ना, यानी छोड़ता है, ऊर्जा को क्या कर देता है, छोड़ता है। तो एक जो है, आप जो है एक आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन जो कि आपका बाइक का होता है, उसमें क्या होता है, आप लोगों ने थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा आईसी इंजन में, कि सक्शन में, ठीक है, सक्शन स्ट्रोक 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर या एक्सपेंशन, दो नाम है उसके, पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक, तीसरा और चौथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो सक्शन में, कंप्रेशन में और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में हमको कोई पावर नहीं मिलता है इंजन से। जो ईंधन का दहन कराते हैं, जिससे हम पावर लेते हैं, वो इन तीनों स्ट्रोक में कोई पावर हमको मिलता ही नहीं है, यानी इनपुट कोई है ही नहीं, इंजन को पावर इनपुट कोई है ही नहीं, और हमको आउटपुट चाहिए तब भी। ठीक है, और हमको केवल किस में मिलता है, एक्सपेंशन में, यानी पावर स्ट्रोक में, और उस स्ट्रोक में ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा से बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। तो क्या करता है फ्लाईव्हील, उस जितना आवश्यक होता है, जितना रिक्वायर्ड होता है, उतना तो मोटर बाइक को चलाने में खर्च कर देता है, और जितना एक्स्ट्रा होता है वो क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। किस गुण के कारण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण, क्योंकि जो है वो इस शेप का बनाया जाता है, आगे बताएंगे कैसे बनाया जाता है, जिससे वो ऑब्जर्व कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को, और एनर्जी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है, और बाकी 3 स्ट्रोक में क्या करते रहा है, रिलीज करता है। ठीक है, तो ये है आपका फ्लाईव्हील और फ्लाईव्हील का वर्क सब इसी में। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लाईव्हील क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लाईव्हील। तो फ्लाईव्हील और गवर्नर, ये ध्यान रखना है, गवर्नर कई साइकिल में स्पीड को कंट्रोल करता है, और ये हर साइकिल में, फ्लाईव्हील हर साइकिल में स्पीड को कंट्रोल करता है। ठीक है,
अब फ्लाईव्हील के प्रकार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लाईव्हील। अच्छा, टाइप्स ऑफ फ्लाईव्हील दो टाइप के होते हैं जनरली, मुख्यतः दो टाइप के। एक होता है डिस्क टाइप, जिसको बोलते हैं हिंदी में चकती के आकार में, चकती के आकार में होता है। दूसरा होता है रिम टाइप, इसको बोलते हैं घेरे के आकार। तो इसको फिगर से दोनों को समझ लेते हैं कैसे कैसे होते हैं। तो सॉरी, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। तो ये डिस्क टाइप का है, ठीक है। इस पे क्या लगा होता है, ये कीवे इस पे लगा होता है, और शाफ्ट में और इसमें जो है जाने के लिए, मतलब इसको जोड़ने के लिए, शाफ्ट से इसको जोड़ने के लिए इसमें क्या होता है, कीवे मार्ग हो, मतलब कीवे होता है। कीवे का मतलब होता है कुंजी मार्ग, ठीक है। तो ऐसे डिस्क टाइप होता है। ये पूरा जो है ठोस है, ठीक है, पूरा डिस्क है। सॉरी, ऐसे नहीं हैचिंग करते हैं। कितने पर करते हैं, 45 डिग्री पर एक साथ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो होता है वो डिस्क टाइप का होता है। यानी इसको ऐसे लिखेंगे, अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे कि यह एक सर्कुलर डिस्क टाइप होता है, ठीक है, जिसमें पूरा द्रव्यमान एक डिस्क की तरह फैला होता है, ठीक है। ये द्रव्यमान पूरा जो है इस डिस्क की तरह, इस डिस्क पर पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। और इस पर जो है एक होल होता है और एक कीवे होता है, जिस पर जो है शाफ्ट को फिट किया जा सकता है, ठीक। तो ये हो गया डिस्क टाइप आपका। अब रिम टाइप कैसे होता है, रिम टाइप आपका कुछ ऐसे होता है। रिम टाइप आपका कुछ ऐसे होता है। ठीक, इसमें सारा मास कहाँ कंसंट्रेटेड होता है, इस रिम पर, इसको रिम बोलते हैं। अभी बताते हैं सारा नाम। तो ये है आपका दिखाई दे रहा जी, पूरा मास यहाँ पे क्या होता है, शाफ्ट के लिए इसको हब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। और ये ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है। थोड़ा सा फिगर छोटा, इधर का छोटा हिस्सा बन गया है।
कोई बात नहीं, आप लोग ठीक कर लेंगे। ठीक है, आप लोग ऐसे बनाएंगे कि इक्वल लगे सारे। ठीक है, तो इस तरह से होता है रिम टाइप का फ्लाईव्हील। इसको बोलते हैं रिम या घेरा हिंदी में। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है स्पोक या एक और नाम है आर्म। तो दोनों नाम, कोई एक नाम जो आप, दोनों नाम होते हैं इसके। ठीक है, जो आपको मिले पढ़ने के लिए दोनों नाम होंगे। और इसको हिंदी में बोलते हैं भुजा। और ये क्या है आपका हब है। ये क्या है, हब है जिस पर शाफ्ट लगता है। ठीक है, और एक कीव है, कुंजी मार्ग। तो इस तरह से दोनों फ्लाईव्हील होते हैं। तो इसमें क्या लिखते हैं कि इसमें जो है पूरा मास इस घेरे के आकार में कंसंट्रेटेड होता है, अधिक से अधिक मास है, यहाँ पर बहुत कम मास रहता है। इसका रीजन क्या है अब समझ लेते हैं, इसका रीजन क्या है। और इसके मतलब उसमें जाते हैं आपके फिजिक्स में जाते हैं, जो आपने 12th में पढ़ा होगा या फिर डिप्लोमा के फिजिक्स में पढ़ा होगा। अब बताइए, ये ऐसे टाइप के फ्लाईव्हील होंगे और फ्लाईव्हील क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो जब कोई मास रोटेट करता है तो उसमें कैसे ऊर्जा संचित होती है, काइनेटिक ऊर्जा के रूप में, काइनेटिक एनर्जी के रूप में, है ना। काइनेटिक एनर्जी के रूप में ऊर्जा संचित होती है। इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। काइनेटिक एनर्जी के रूप में ऊर्जा क्या होती है, संचित होती है। ठीक है ना। तो वो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, मान लीजिए हम ई से दिखाते हैं। तो आप पढ़े हैं हाफ mv²। ये तो लीनियर मोशन के लिए ना होता है, ये तो लीनियर मोशन के लिए होता है। जब लीनियर मोशन कर रहा हो, v वेग, लीनियर वेग v हो, ठीक है ना, रेखीय वेग जिसको बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहाँ आई क्या है, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है, ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग या कोणीय चाल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी दिशा नहीं दिखा रहे हैं। तो इस तरह से इस फॉर्म में ये फ्लाईव्हील एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, यानी इसमें एनर्जी इस फॉर्म में रहता है और इसी में से एनर्जी रिलीज भी होता है। ठीक है, तो ये आई क्या होता है, आई क्या होता है, आई होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और इसका एक और फार्मूला होता है, इसको लिखते हैं mk²। ठीक है, क्या लिखते हैं, mk², जहाँ k क्या है, इसको क्या बोलते हैं, k को रेडियस ऑफ जाइरेशन। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन। इस k को बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ जाइरेशन का मतलब क्या है कि हम कोई अगर रोटेटिंग मास मानते हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, मतलब फैला हुआ द्रव्यमान है, और उसको हम मान ले एक पॉइंट मास। ठीक है, कोई मान लीजिए यही द्रव्यमान है, मान लीजिए ये पूरा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट। अब इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास, जिसका सेंटर ऑफ मास पर हम क्या मानते हैं, पूरा द्रव्यमान वहीं पर केंद्रित है, यानी वो क्या बन गया, पूरा ये पूरा द्रव्यमान इतना डिस्ट्रीब्यूटेड मास क्या बन गया, पॉइंट मास बन गया। तो अब वो पॉइंट मास जो इतना द्रव्यमान का होगा, अगर जो है रोटेट करता, उससे डिस्टेंस, उस पॉइंट मास का डिस्टेंस जिस सेंटर से रोटेट करता है उससे डिस्टेंस ये k कहलाता है। यानी समझिए, अगर पॉइंट मास, अगर मतलब इसका अगर कहीं रोटेटिंग मास माने इस इंस्टेंट पर यहाँ पर है पूरा पॉइंट मास, तो ये जो डिस्टेंस होगा यही क्या कहलाएगा, इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है तो क्या कहलाता है, ठीक है, यही कहलाता है रेडियस ऑफ जाइरेशन। इसको रेडियस ऑफ जाइरेशन बोलते हैं, घूर्णन त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है,
अच्छा, तो अब देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे ज़्यादा यूज इसका होता है, इसका यूज इसका यूज बहुत कम होता है। ऐसा क्यों? चलिए, ऐसा क्यों होता है देखते हैं। अब आपने एक डिस्क पढ़ा होगा, अब इसमें क्या होगा, अगर मास का कंसंट्रेशन देखें तो मास चारों ओर फैला हुआ है, तो कंसंट्रेशन ऑफ मास या सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, कहीं इधर होगा, तो रेडियस ऑफ जाइरेशन बहुत कम होगा। और सेम मास के लिए अगर हम इसमें दूरी बढ़ा दें, ठीक है, यहाँ पे बहुत कम मास होते हैं, एकदम नेग्लिजिबल इसकी तुलना में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मास होता है, तो सेंटर ऑफ मास हमको कहाँ मिलेगा, कहीं इधर मिलेगा, रोटेट जो कर रहा होगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, इसका जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मास दोनों में हम सेम मान रहे हैं, तो के का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा रेडियस ऑफ जाइरेशन, और रेडियस ऑफ जाइरेशन ज़्यादा हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है इसकी तुलना में। अगर हम इसको निगलेक्ट कर दें और एक पूरा डिस्क माने, तो डिस्क का क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, mr² 2 होता है, जहाँ r क्या है, इस डिस्क का रेडियस है। और इसमें अगर हम बीच वाले पार्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी मास को अगर मान ले कि नेग्लिजिबल है इसकी तुलना में, जो कि होता है एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इसमें मास होता है, तो इसका क्या होता है, एक ये रिंग की तरह है, तो रिंग का क्या होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr² होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है कि इसका ज़्यादा है, सेम मास के लिए, क्योंकि इसमें जो है अगर हम मटेरियल भरना चाहेंगे सेम रेडियस और सेम मास ले, तो इसमें हम ज़्यादा भर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर हम ज़्यादा मतलब दूर हम भरेंगे मटेरियल को, तो उतना ही मास क्या है, यहाँ पे अगर हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो हमारा रेडियस ऑफ जाइरेशन जो है, मतलब आर जो है वही बढ़ जाता है, सेम आर है अगर कंपेयर करिए, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, ठीक है। ये आइडियल कंडीशन लिया, एक्चुअल में इसका नहीं है, हमने क्या किया, इसको निगलेक्ट किया है तब जाके, और इसमें भी हमने इस जो है खोखले भाग को भी निगलेक्ट किया है, ठीक है। लेकिन होता है इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, इसीलिए इसका यूज ज़्यादा होता है, ठीक है। रिम टाइप फ्लाईव्हील का यूज ज़्यादा होता है और इसका कम होता है, ठीक। अब चाहे तो आप रेडियस ऑफ जाइरेशन कंपेयर कर सकते हैं, उन सब चीज़ों में हम नहीं जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें टर्निंग मोमेंट डायग्राम। क्या है, टर्निंग मोमेंट डायग्राम। क्या है, टर्निंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है टर्निंग मोमेंट डायग्राम, हिंदी में बोलते हैं घुमाऊ घूर्ण आरेख। तो जब हम किसी स्टीम इंजन या फिर आईसी इंजन की बात करते हैं, इंटरनल कंबस्शन इंजन या फिर स्टीम इंजन की बात करते हैं, तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म लगा होता है, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म लगा होता है, ठीक है। ये आपका कनेक्टिंग रॉड होता है, ठीक है। ये आपका कनेक्टिंग रॉड है, ये आपका कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक है, ठीक है। ये पिस्टन मान लीजिए, तो पिस्टन पर अगर लगने वाला नेट फोर्स, ये सब आप जो है
पिस्टन पर लगने वाला नेट फोर्स अगर F है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको क्रैंक अभी जो है एक फार्मूला बताएंगे जो आपको यूज करना है क्रैंक मोमेंट डायग्राम में। वो चीज़ें आप डायनेमिक्स ऑफ मशीन जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको पूरा डेरिवेशन भी कराया जाएगा। यहाँ हम बस बता दे रहे हैं कैसे होता है, क्या फार्मूला होता है, वहाँ पे डेरिवेशन भी देखेंगे। तो ये नेट फोर्स है, इसको बोलते हैं नेट पिस्टन एफर्ट। क्या बोलते हैं? नेट पिस्टन एफर्ट। मान लीजिए नेट पिस्टन एफर्ट लग रहा है F, ठीक है। बाकी सब कंसीडरेशन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो उसमें डायनेमिक्स में बताया जाएगा। नेट पिस्टन प्रयास, ठीक है, नेट पिस्टन एफर्ट लग रहा है और इससे कनेक्टिंग रॉड से परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है वो Ft है मान लीजिए, ठीक है। तो इस Ft को बोलते हैं इस Ft को बोलते हैं इस Ft को क्या बोलते हैं? क्रैंक एफर्ट। क्या बोलते हैं? क्रैंक एफर्ट, ठीक है। ये जो है कौन सा फोर्स है, ये ध्यान देने वाली बात है। जब इस पर फोर्स लगेगा तो एक कनेक्टिंग रॉड के थ्रू होकर फोर्स ट्रांसमिट होगा ना तो ये जो है क्रैंक से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है हमेशा, ठीक है। तो उसको क्रैंक एफर्ट बोलते हैं, क्रैंक प्रयास जिसको बोलेंगे। और ये थीटा है, ये एंगल क्या है? थीटा है। यानी क्रैंक और इस एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस के बीच जो कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है वो, ठीक है। तो अगर ये सभी बल हैं तो एक जो है रिलेशन आता है जो इस पर लगने वाला टार्क होता है, ठीक है, जो टर्निंग मोमेंट होता है क्रैंक पर लगने वाला टर्निंग मोमेंट, क्रैंक पर लगने वाला टर्निंग मोमेंट क्या होता है? Ft इंटू आर। ये ध्यान देने वाली बात है, ये जो होता है लेंथ R होता है, क्रैंक का लेंथ, और कनेक्टिंग रॉड का लेंथ L है, ठीक है। तो Ft इंटू आर इज इक्वल टू होता है Fr, F जहाँ पर ये है पिस्टन, नेट पिस्टन एफर्ट है, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपान 2 अंडर रूट n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये होता है आपका ये टर्निंग मोमेंट होता है क्रैंक पर लगने वाला। तो जब टर्निंग मोमेंट T, ठीक है, और ये देखिए थीटा हमेशा क्या होगा, पूरे एक रिवॉल्यूशन में बदलता रहेगा थीटा। एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री के बाद फिर से रिपीट होगा, लेकिन एक रिवॉल्यूशन में क्या होगा, थीटा बदलता रहेगा, यानी एक चक्कर में थीटा जो है बदलता रहेगा। तो जैसे जैसे थीटा बदलेगा वैसे वैसे टी का मान भी बदलेगा। और उस जो ग्राफ जो खींचते हैं, अब जो है जो थीटा एक्स एक्सिस पर थीटा ले लेते हैं यानी क्रैंक एंगल, और वाई एक्सिस पर टी ले लेते हैं, और जब ग्राफ खींचते हैं तो उसी ग्राफ को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टर्निंग मोमेंट डायग्राम, यानी घुमाऊ घूर्ण आरेख, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात है, अगर हम इसकी बात करें Ft, ठीक है, और थीटा, यानी क्रैंक एफर्ट और थीटा के बीच में अगर डायग्राम खींचे जहाँ पर थीटा इस पर रहेगा और क्रैंक एफर्ट Ft उस पर रहेगा, तो देखिए R है, R जो है कांस्टेंट ही रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है R हमेशा। तो उससे क्या होगा, इसके ग्राफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ग्राफ जो है क्या मिलेगा, आइडेंटिकल मिलेगा, एक जैसा मिलेगा। हालांकि जो है मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आ सकता है, मतलब उसके परिमाण में अंतर आ सकता है, लेकिन जो है ग्राफ जो होगा वो एक ही शेप का बनेगा, जैसे इसमें वैसे उसमें, ठीक है। तो उसके बीच यानी क्रैंक एफर्ट और थीटा के बीच खींचे जाने वाला ग्राफ क्या कहलाता है? क्रैंक एफर्ट डायग्राम, यानी क्रैंक प्रयास आरेख कहलाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, अगर यहाँ पे थीटा लें
और यहाँ पे Ft लें, तो इसको क्या बोलते हैं? क्रैंक एफर्ट डायग्राम। ठीक है, क्रैंक एफर्ट डायग्राम। तो इसको बोलते हैं क्रैंक एफर्ट डायग्राम और इसको बोलते हैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम, और दोनों आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, अब आगे जो है आगे हम लोग डिफरेंट इंजन के लिए इस क्रैंक मोमेंट डायग्राम का ग्राफ देखेंगे, कैसे ग्राफ बनता है, और वहाँ से हम देखेंगे कि उस आधार पर फ्लाईव्हील कैसे एनर्जी को रिस्टोर करता है, अपने अंदर ऑब्जर्व करता है और फिर रिलीज करता है। उन सब चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।